चलिए देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 5 तक हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके थे। सवाल को समझिए, खूब आराम से समझिए, इत्मीनान से। आकृति 6.21 आपके सामने है। आकृति 6.21 दिख रहा है। बोल रहा है ओपी ओ क्यू ओ आर। इसमें चित्र में पी क्यू आर पहले त्रिभुज बड़ा बनाया है, फिर इसमें यहां ओ से ओपी ओपी को जोड़ा है। किसको जोड़ा है बाबू? यहां पे ओपी ओ क्यू और क्या है यहां पे ओ आर। सही है। पर स्थित बिंदु ए बी सी, मतलब ओपी पर आपका ए बिंदु स्थित है, ओ क्यू पर बी स्थित है और ओ आर पर कितना स्थित है? सी। इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू। ए बी जो है वो समानांतर है कितना के बाबू? पी क्यू के। राइट, कोई दिक्कत है? नहीं सर। उसके बाद ए सी समानांतर पी आर है। ये जो ए सी है वो समानांतर है कितना के? पी आर के। ठीक ना? तो सिद्ध कर दीजिए जो बी सी है वो समानांतर है क्यू आर के। मैंने दो को समानांतर दिया है, तीसरा आपको क्या करना है? सिद्ध कर देना है। क्लियर है? तो इसको कैसे बनाएंगे अब आप देखते चलिए ध्यान से। यहां लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर जो इसमें नहीं मेंशन कर पाया है, हम लोग मेंशन कर रहे हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक ना, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ओपी ओपी कितना? ओ क्यू ओपी ओ क्यू तथा ओ आर, त्रिभुज पी क्यू आर में ही ये चीजें हो रही है। ओपी ओ क्यू तथा ओ आर पर तीन बिंदु क्रमशः कितना कितना है बाबू? ए, तीन बिंदु ए बी तथा सी स्थित है। सी स्थित है, हो गया। तथा सी इस प्रकार स्थित है, इस तरह से लिखिए, सी इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि ए बी होगा समानांतर कितना के? पी क्यू के। और एक और बात दिया हुआ है, और ए सी समानांतर कितना बाबू? पी आर। ठीक ना? तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? जो बी सी समानांतर कितना? क्यू आर। आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि चित्र में ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित तीन बिंदु ए बी सी है। इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू, ए सी समानांतर पी आर, तो दर्शाइए कि बी सी समानांतर क्यू आर। ये भी बात बोल सकते थे, बट हमने त्रिभुज पी क्यू आर का नाम रख दिया क्योंकि यह घटना सारी पी क्यू आर में ही हो रहा है। तो पी क्यू आर में ओपी ओ क्यू ओ आर पर तीन बिंदु आप देख रहे हैं। ओपी कौन है? ये आपका ओपी है, हमने हाईलाइट करके दिखाया भी, एक बार और देख लीजिए। ओपी पर ए स्थित है, ओ क्यू पर बी स्थित है, ओ आर पर कितना स्थित है? सी स्थित है। और इस प्रकार स्थित है कि ए बी समानांतर है पी क्यू के। ए बी समानांतर पी क्यू, ए सी समानांतर पी आर। तो हम लोग दिखाना है कि बी सी समानांतर होगा कितना के? क्यू आर के। इसमें भी थेल्स के प्रमेय का भी प्रयोग होगा और थेल्स के विलोम का भी प्रयोग होगा। अब देखिए कैसे क्या हो रहा है। आप मुझे बताइए, त्रिभुज पी ओ क्यू में आ जाइए। देखिए प्रमाण में आते हैं। प्रमाण किसमें? त्रिभुज पी ओ क्यू में। ध्यान से बाबू, तो पी ओ क्यू जो देख रहे हो यही तो है, यही ना है। इस त्रिभुज में आप देख पा रहे हो कि ए बी जो है उस समानांतर है कितना के? पी क्यू के, है ना? तो आप इसमें लिखिए ये त्रिभुज पी ओ क्यू में कौन समानांतर है? ए बी समानांतर है कितना के बाबू? ए बी समानांतर है कितना के? पी क्यू के। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? ओ ए बी समानांतर है पी क्यू के। इसलिए थेल्स के प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींच जाए तो वह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो आप बताओ, ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसके समानांतर है, तो इन दो भुजाओं को किनको
ओपी और ओक्यू को एक ही अनुपात में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? एकदम बांटेगा। तो इसको लिखिए थेल्स के परमेय से, इसलिए क्या लिखेंगे बाबू? कैसे लिखोगे? ओ ए बटा में ए पी, ऐसे लिख सकते। यहां से शुरू करो, ओ ए अब बटा में कितना? ए पी, ओ बी अब बटा में कितना हो जाएगा? बी क्यू। बोलो, तो यहां लिख रहे हैं ओ ए अब बटा में क्या हो जाएगा? ए पी। ओ ए बटा में ए पी। नहीं समझ में आ रहा तो यहां थोड़ा सा एक बार और ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं ओ ए अब बटा में कौची? ए पी, और यहां लिखेंगे ओ बी अब बटा में कितना? बी क्यू। कोई दिक्कत है किसी को? तो यही बात यहां मेंशन कर रहे हैं, ओ ए बटा में ए पी और बराबर में हो जाएगा ओ बी। ओ बी अब बटा में कितना बाबू? बी क्यू। समीकरण नंबर कितना? फर्स्ट। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक ऐसे ही आप दूसरे त्रिभुज में जाइए और यहां लिखिए ओ पी आर में, जैसे पी ओ क्यू तो यहां पी ओ आर में, पुनः पुनः त्रिभुज पी ओ आर में। तो जब पी ओ आर में जाओगे तो देख रहे हो तुम लोग, एसी जो है उस समानांतर है कितना के बाबू? पी आर के। बोलो बच्चा, ए लाइन जो है वो समानांतर है इतना के, है ना? जब समानांतर है तो क्या कहेंगे हम? थेल्स के। इसलिए थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय से। तो जब थेल्स का परमीय लगाएंगे तो क्या होगा? अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बट जाएगा। एक ही अनुपात में बटने का मतलब हो जाएगा ओ ए बटा में ए पी अब बराबर हो जाएगा ओ सी बटा में सी आर। बुझा रहा है? तो कर दीजिए, इतना बात खत्म। लिखिए ओ ए अब बटा में कितना? ए पी और बराबर बोलो कितना हो जाएगा? ओ सी अब बटा में सी आर। समीकरण नंबर कितना? 2। अब समीकरण 1 और 2 से कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ, दोनों का एलएचएस बराबर है। दोनों का एलएचएस देखो, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी, आरएचएस का हो जाएगा बराबर। तो यहां हो जाएगा ओ बी अब बटा में कितना बाबू? बी क्यू। ओ बी बटा बी क्यू अब बराबर में इसमें का है ओ सी अब बटा में कितना? सी आर। आ रहा है समझ में? अब जब इसको देख रहे हो तो जरा ध्यान से देखो, तो तुम कहां पहुंच गए? तुम पहुंच गए ओ बी बटा में बी क्यू, देख रहे हो? और ओ सी बटा में सी आर। तो थेल्स का विलोम नहीं काम कर जाएगा यार। यदि एक रेखा की इस त्रिभुज की रेखा है, इस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रहा है? बांट रहा है, तो तीसरी भुजा का होगा समानांतर। तो थेल्स का विलोम यही ना कहता है, यदि एक रेखा के इस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा का होती है? समानांतर होती है। तो आप इसको और थोड़ा मान सम्मान देते हुए बनाइए। आप लिखिए त्रिभुज कितने में बाबू? ओ क्यू आर में। ओ क्यू आर में। तो ओ क्यू आर में आपको लिखना क्या है बाबू? ओ क्यू आर में लिखना ये बात कि ओ बी बट्टा में कितना है बाबू? बी क्यू। और ओ सी बट्टा में कितना है? सी आर। इसलिए उसके नीचे लिखना है थेल्स के विलोम से, क्योंकि एक रेखा है जो उसे एक ही अनुपात में काट रहा है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रहा है? काट रहा है। तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से कह देंगे आराम से बीसी समानांतर होगा क्यू आर के। यही प्रूव करना था, जो कि हो चुका है। समझ में आया? क्या आया? नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आप 9th क्लास में बनाए हो। 9th क्लास में मध्य बिंदु परमीय के नाम से जाना जाता था। मध्य बिंदु परमीय और मध्य बिंदु परमीय का एक विलोम हुआ करता था, लेकिन इसको यहां पे हम लोग थेल्स के परमीय का प्रयोग करके सिद्ध करेंगे। ठीक ना? देखिए बोला है परमीय 6.1, तो 6.1 कौन परमीय है? थेल्स का परमीय है। और 6.2 कौन है? थेल्स का विलोम है। तो 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो भागों में बांटती है। यही बात हमें सिद्ध करना है। तो देखिए बाबू, इसमें आपको त्रिभुज अपने से बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका नाम हम नामकरण कर देते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम रहेगा सर ए, इसका नाम रहेगा आपका बी, इसका नाम रहेगा सी। ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक ना? जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से आपको यह भी बात एज्यूम करना पड़ेगा, किसी एक भुजा का मध्य बिंदु आपको खुद बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ये मध्य बिंदु है। तो चलिए सर, इसका मध्य बिंदु उचित नहीं है, इसका उचित नहीं है, इसका थोड़ा सीधा पड़ेगा। तो इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं कितना है बाबू? डी है। इसका मध्य बिंदु कितना मान लेते हैं?
डी है। और इस मध्य बिंदु से आप चाहो तो ऐसे खींच सकते हो इसके समानांतर, तो इसको काटेगा। आप चाहें तो यहां से आप इसके समानांतर खींचोगे, इसको समानांतर, तो यहां पे काटेगा। लेकिन हमारे लिए सीधा कौन होगा, ऐसे खींचना। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, तो दूसरी भुजा आप इसको मानिए, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब तीसरी भुजा को भी समान समान दो भागों में क्या करती है, बांटती है। यही बात हमको क्या करना है बाबू, सिद्ध कर देना है। अभी फिलहाल में डी इसका मध्य बिंदु है दोनों बराबर है, लेकिन इसको इसके बराबर हो, ये भी इसके बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर, राइट? कोई दिक्कत किसी को बाबू, समझ में आया? मैंने बोला एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, तो आप कोई भी एक त्रिभुज बना दीजिए। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज, और देखिए यहां समझा देते हैं, पी क्यू आर ए बना लिए। अब किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु अपने पता कर लिए, यहां पे क्या है, ए है। इसके मध्य बिंदु से इसके दूसरी भुजा के समानांतर अगर खींचेंगे तो तीसरी को तो कहीं ना कहीं काटेगा ना। तो बोल रहा है वो जहां काटेगा वो समद्विभाजित करेगा, समान दो भागों में काटेगा, मध्य बिंदु पर काटेगा, उसको भी मध्य बिंदु पर काटेगा। ई कहने का मतलब है। तो उसी बात को आप सिद्ध कर दीजिए। जो हम आपको एक त्रिभुज दे दिए हैं, एक भुजा का मध्य बिंदु आप एज्यूम करिए, दूसरी भुजा को समानांतर खींचिए, तीसरी भुजा को जहां काटेगा उसको समान दो भागों में बांटेगा, ये बात आप दिखाइए। क्लियर? तो हमने कहा कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा एबी के मध्य बिंदु, जिसकी एक भुजा एबी का मध्य बिंदु डी है, डी से होकर दूसरी भुजा बीसी के समानांतर खींची गई एक रेखा डी है जो एसी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि एई बराबर में ईसी। समझ में आया? सिद्ध करना है कि डी एसी को समद्विभाजित करता है, अर्थात एई बराबर में ईसी। ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा इसमें भाषा आपको शुरू में बनाना पड़ेगा, बनाते हैं ताकि बाद में भी आपको समझने में सहूलियत हो और आप भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आए तो आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है। इसी तरह से ये नहीं कहेगा वहां पे कि परमीय 6.1 का प्रयोग करेगा, नहीं, वो कहेगा सीधे सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। खेल खत्म। हाई कुल नहीं देगा, ही आपको बता रहा है कि याद कीजिए, आप इसे 9th में सिद्ध कर चुके हैं। याद है आप लोगों को? है? हम कह रहे थे याद है, अच्छी बात है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे ने याद लग रहा है। फिलहाल देखिए, त्रिभुज एबीसी में ना, त्रिभुज एबीसी में डी, त्रिभुज एबीसी के, ऐसे लिखते, त्रिभुज एबीसी के एक भुजा, त्रिभुज एबीसी के एक भुजा कितना के बाबू, एबी के मध्य बिंदु, एबी के मध्य बिंदु डी से होकर, डी से एक त्रिभुज एबी, एक त्रिभुज की एक भुजा एबी के, त्रिभुज एबीसी के एक भुजा एबी के मध्य बिंदु डी से ना बीसी के समानांतर, बीसी के समानांतर, बीसी के समानांतर एक रेखाखंड, एक रेखाखंड डी खींचा गया है, डी खींचा गया है, डी खींचा गया है। हो गया? जो एक डी खींचा गया है जो एसी को ई पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक ना, वो भी बात लिख दीजिए। जो एसी को कहां पे बाबू, ई पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा? सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि डी एसी को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना है डी किसको, एसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। या इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, या ई एसी का मध्य बिंदु है, डीई एसी को समद्विभाजित करता है, या ये भी बात कह सकते हैं इसी बात को, या डी क्या बाबू, एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है। क्लियर है? एसी का मध्य बिंदु है, अर्थात मैंने सिंपल भाषा में आपको यही लिखना है, अर्थात एई बराबर में कितना, ईसी, एई बराबर में ईसी, यही दिखा देना है।
इसको थोड़ा और शॉर्टकट किया जा सकता था। हम लिख सकते थे त्रिभुज एबीसी में डी ए बी का मध्य बिंदु है तथा डी समानांतर बीसी, तो सिद्ध करना है ए बराबर एसी। और संक्षेप हो जाता है, लेकिन भाषा लिखने के पीछे मकसद हमारा ये है कि आप इसको पढ़ के भी अच्छे से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ये त्रिभुज एबीसी के एक भुजा एबी के मध्य बिंदु डी से, एक मध्य बिंदु का है डी से बीसी के समानांतर एक रेखाखंड डी खींचा गया है जो एसी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि डीई एसी को समद्विभाजित करता है या डी एसी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए बराबर इसी। तो अगर ए बराबर पहले हम सिद्ध करेंगे तो हमको ए बराबर एसी इसी ही मिलेगा, और जब ए बराबर इसी मिल जाएगा तो हम कह नहीं देंगे ई एसी का मध्य बिंदु है, हम कह नहीं देंगे कि डी एसी को समद्विभाजित करता है। समझ में आ रहा है? पहले ये बात आ जाए कि ए बराबर इसी अगर हमको दिख जाएगा तो हम खूब आराम से कह देंगे। मान लीजिए बोर्ड है यहां से यहां तक, अगर इस पॉइंट पर हम कह रहे हैं यह जो पॉइंट है इसके बीचों बीच में है, तो हम नहीं कह सकते यह पॉइंट इसका मध्य बिंदु है। बोलो। अच्छा ये बात समझिए कि इस किनारे से यहां तक की दूरी और इस बोर्ड के इस किनारे से यहां तक की बीच की दूरी अगर समान हो तो हम नहीं कह सकते हैं कि यह मध्य बिंदु पर है, नहीं कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि यह बिंदु इस बोर्ड के इस किनारे को समद्विभाजित कर रहा है, ये भी बोल सकते हैं। तो पहले आप इन दोनों को बराबर दिखाइए, उसके बाद आप खूब खुल के बोलिए कि ई जो है एसी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, या खुल के बोलिए कि क्या बाबू डी एसी को समद्विभाजित करता है। आगे बढ़े। अब चलिए प्रमाण अब सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने का काम शुरू करते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हो कि डी जो है उस समानांतर है कितना के बाबू, बीसी के। एक मिनट और थोड़ा सा पहले, इससे पहले एक काम कर लेने दीजिए, यहां लिखिए चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। ये कहां से बात मिल रहा है, परमीय में ही दिया हुआ है। डी ए बी का मध्य बिंदु है, जब डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी बी होगा। बोलो। तो यहां कह देते हैं ए डी बराबर में कितना बाबू, डी बी चाहे बी डी, बी डी ए लिखिए। बोलो कोई दिक्कत है, डी बी ए लिखिए, डी बी ए डी बराबर कितना, डी बी। मतलब यहां से यहां तक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी के बराबर है। कब, जब ये मध्य बिंदु है तब। आगे बढ़े। इसको कैसे लिखते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। हम लिख रहे हैं ए डी अब बट्टा में डी बी बराबर में 1 लिख सकते हैं। बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो इधर समझो, इधर देखो। हमने पहले लिखा है कि ए डी बराबर में डी बी, बोलिए। इसको इधर उठा के लेके चले आए हैं, तो ए डी बट्टा में डी बी और बराबर में कितना, 1। जब चाहे तब यहां बट्टा में 1 मान के तिरछा तिरछी गुणा करके ए डी बराबर डी बी नहीं लिख सकते हैं का, बोलिए। लिख सकते हैं। तो इतना से इतना बना है तो इतना से भी इतना जब चाहे तब बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब हमें प्रमाण में ले लेना है, ठीक ना। अब हम प्रमाण में ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां से देखिए प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में आप बताओ है डी से जो खींचा गया रेखाखंड वो इसके समानांतर ही तो खींचा गया है। तो यहां लिखेंगे इतना में डी समानांतर है कितना के, बीसी के। तो एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कौन कहता है, थेल्स के परमीय। तो यहां लिखेंगे इसलिए थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय से, सही है। तो थेल्स के परमीय से क्या होगा बाबू, एडी बट्टा में डीबी, एडी बट्टा में कितना, डीबी। अब बराबर में कितना होगा, एई बट्टा में ईसी, एई बट्टा में कितना, ईसी। लिख सकते हैं, बोलिए। अब जरा ध्यान से देखिए, एडी बटा डीबी का मान इधर का आप कितना निकाले हैं, 1। तो यहां आप 1 पुट कर दीजिए और यहां लिख दीजिए एई बट्टा में कितना, ईसी। कोई दिक्कत है किसी को? इसके ब्रैकेट में जरूर लिखिए कि एडी बटा जो डीबी है ना वह 1 के बराबर है, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। बताइए सही बात है? अब आप इसके बट्टा में 1 मान सकते हो, मान सकते हो। आने तो तिरछा तिरछी गुणा करो तो ए में इधर आएगा 1 छिपा नीचे नीचे है ना इसके, तो ए में 1 से कितना होगा, ए। अब बराबर में इसी में 1 से कितना होगा, इसी। इसी का तो इंतजार था कि ए बराबर में इसी हो जाए, हो गया। तो हम खूब आराम से अब कह सकते हैं इसलिए अर्थात, इसलिए अर्थात, अर्थात लिख दीजिए, अर्थात क्या है बाबू, ई एसी का मध्य बिंदु है,
ई ए सी का है बाबू, मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, या डी ए सी को समद्विभाजित करता है, या उस बात को भी लिख सकते हैं डीई ए सी को क्या करता है बाबू, समद्विभाजित करता है। किसी को कोई दिक्कत है? सारा बात जो था सब इसमें आ गया। देखो ए बराबर ई सी भी देखने को मिल गया, ये भी बात लिख दी है डी ए सी का मध्य बिंदु है, ये भी बात लिख दी है कि डी ई ए सी को समद्विभाजित करता है। क्लियर हुआ? अब इसका एक विलोम है उसको भी सिद्ध करते हैं, आप इसको नोट करिए। समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है परमीय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, मैंने थेल्स के विलोम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है। समझ में आ रहा है? इससे पहले क्या था, एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु था, दूसरा का समानांतर खींचा जा रहा था, तीसरा को समद्विभाजित कर रहा था। ठीक है, अब बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वह तीसरी भुजा का समानांतर होगा। ये बात हमें सिद्ध करना है। तो एबीसी एक त्रिभुज ले लिया गया है यहां पे, ठीक ना, और एबीसी के त्रिभुज में दो भुजा एबी और एसी का मध्य बिंदु निर्धारित किया जा रहा है। इसका मध्य बिंदु को मान लीजिए डी है और इसका मध्य बिंदु कितना है बाबू, ई है, माने मध्य बिंदु पर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक ना, यह दोनों जितना ई है उतना ई है, जितना ए है उतना ही ए है। चारों को बराबर हम नहीं कह सकते हैं, माने जो भी भुजा है ए बी का लंबाई जो भी है उसका मध्य बिंदु डी है और एसी का लंबाई जो भी है उसका मध्य बिंदु ई है। बात खत्म। तो सिद्ध करिए कि यह जो रेखा है जो डी, जो इसे इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है वह इसके समानांतर होगा। समझ में आया? तो हम लिखेंगे एबी त्रिभुज एबीसी में, यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, ठीक ना, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एबी तथा एसी, भुजा एबी तथा एसी के मध्य बिंदु डी तथा ई है तथा इसे मिलाने वाला रेखाखंड डी है। तो सिद्ध करना है कि डी समानांतर कौची, बीसी। क्लियर है? तो त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी तथा एसी का मध्य बिंदु क्या है बाबू, डी तथा ई है, डी तथा ई है, तथा इसे मिलाने वाली रेखाखंड क्या बाबू, रेखाखंड क्या है बताइए तो, डी है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है जरा मुझे बताइए। डी सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बता दीजिए कि जो डी होगा वह समानांतर होगा कितना के, बीसी के। यहां थेल्स के विलोम का प्रयोग होगा और आराम से सिद्ध हो जाएगा। देखिए बात समझिए, पहले यहां लिख रहे हैं हम, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ध्यान दो, डी ए बी का क्या है बाबू, मध्य बिंदु है। ये बात सही है कि नहीं सही है? सही है। डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो जब मध्य बिंदु है तो इसको लिख सकते हो का, ए डी आप बराबर में डी बी। बोलो ए भाई, जब भाई मध्य बिंदु है तो यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी एकदम आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसको लिख सकते हैं का, ए डी बटा में डी बी बराबर में 1, फिर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। अरे बोलो, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? फिर लिखते हैं ई एसी का मध्य बिंदु है, लिखें, यानी चूंकि ई एसी का क्या है बाबू, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, जो है वो लिख रहे हैं हम, ई एसी का मध्य बिंदु है। जब ई एसी का मध्य बिंदु है तो खूब हम आराम से लिख सकते हैं ए ई बराबर में ए बराबर में कितना, ए बराबर में ई सी। बोलिए है, फिर इसको लिख सकते हैं हम ए ई बटा में ई सी बराबर में 1। समीकरण नंबर कितना, 2। यहां सीधे करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? आरएचएस का है बराबर है, इसका 1 उधर भी 1, तो जब आरएचएस बराबर हो तो एलएचएस का हो जाएगा
तो एलएचएस बराबर मतलब ए डी आ बटा में कितना डी बी आ बराबर में ए ई आ बटा में कितना ई सी। देखो हो गया। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के कौन कहता है? थेल्स का विलोम कहता है। और थेल्स का विलोम का प्रयोग करके कहिए रहा है सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना, हिंट्स किया हुआ है। एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, सीधे कहेगा ये सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने में रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है, खत्म। इतने कहेगा, ये नहीं कहेगा इसका प्रयोग करिए फलानवा परमीय चिलानवा, कुछ ना। एडी बटा डीबी ए बटा ई सी आ चुका है। अब आराम से लिखिए त्रिभुज एबीसी में, ठीक ना, इतना इतना बटा इतना इतना बटा इतना, इसलिए थेल्स के विलोम से, चाहे डायरेक्ट यहां लिख दो, लिखो लिखो, इसलिए थेल्स के विलोम से। इसके नीचे लिखना है थेल्स के विलोम से। तो थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ तो? थेल्स के विलोम से हो जाएगा सीधे डी समानांतर कितना बाबू बीसी। यही प्रूव करना था जो कि आ चुका है। कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर लीजिए। आज के लिए इतने रहने दीजिए, कल 2 क्वेश्चन बच रहा है, सिद्ध करके चैप्टर को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे।